कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं जहां निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा होता है। मैच चल रहा होता है, लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ की तरफ होता है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है। वो जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है, कहता है, देखते हैं कितने लोग उस लड़की की तरफ वापस देखते हैं। पास में बैठे एक आदमी लुएन कहते हैं कि वो भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निकी मान जाती है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड छोड़ती है तो आखिरी गिनती में पता चलता है कि 7 लोगों ने उसकी तरफ देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीब का अंदाजा लगाया था, इसलिए वो जीत गई। ल्यूएन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस बाहर हो जाती है, कहती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन निकी कूद पड़ती है और $1000 की शर्त लगाती है। शर्त लगाई, जैसे ही सीटी बजी रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और पता चला कि वो टीम निक्की ने शर्त लगाई थी। वो जीत गया और पैसे जेब में रख लिए। हारने के बावजूद ल्यूरैन और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और बोला, इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या लेकर भागेगा। निक्की थोड़ा हिचकिचाया $5000 की शर्त लगाने में, लेकिन आखिरकार मान गया। ल्यूएन ने अंदाजा लगाया कि खिलाड़ी भागेगा और निक्की ने कहा कि वो पास करेगा। जैसे ही सीटी बजी खिलाड़ी सच में भागने लगा, गेंद के साथ। मतलब निकी ने $5000 गवा दिए। अब निकी सोचता है, कोई बात नहीं, हमने $5000 खो दिए, यही रोक देते हैं, और जेस से कॉफी पीने को कहता है। जेस जाना चाहता है, लेकिन लुएन जिद करता है। वो कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, $5000 की हार पर क्यों परेशान हो? चलो एक और दाव लगाते हैं, इस बार $10,000 का। आखिरकार निकी मान जाता है। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी अगली पास सही से देगा या नहीं। निकी कहता है हाँ, लेकिन दूसरी टीम पास को रोक देता है। निकी अब तक $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते हुए निकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो एक पल सोचता है और कहता है, इस बार $50,000 की बाजी लगाते हैं। जैस ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन निकी का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। वो अगली बाजी भी हार जाता है और फिर से $50,000 देने पड़ते हैं। अब जैस उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है, लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार बोलने लगता है। बिना सोचे समझे वो अगली बाजी $100,000 की लगाता है। ल्यूआन हंसते हुए उसे चिढ़ाता है, कर देख तो तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है। निकी चुपचाप एक पूरा बंडल नकद मेज पर पटक देता है। ये देख ल्यूआन भी एक्साइटेड हो जाता है। इस बार निकी दाव लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निकी को $1,00,000 का नुकसान हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे निकले। जेस भी उसके इस रवैये से हैरान है, लेकिन अब गेम एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर आ चुका है। निकी कहता है, मेरे पास अभी 10 लाख बचे हैं, सब लगा देते हैं, देखते हैं कौन इस बार जीत जाता है। आखिरी फैसला कार्ड खेलकर होगा। क्योंकि ल्यूएन लगातार जीत रहा था, अब वो उत्साह से पागल हो रहा था। वो निक्की को एटीएम मशीन की तरह देखने लगा। ल्यूएन ने अपना कार्ड निकाला, वो क्लब का 5 था। अब बस उससे बड़ा कार्ड खींचना है। उसकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निक्की ने आत्मविश्वास से कार्ड उठाया और पलटा, लेकिन वो दिलों का 3 था। ये देखकर जेस तुरंत कुर्सी से गिर गई। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तो उसने बस वो $10 लगाने वाला था, लेकिन अब उसने $1,000,000 से भी ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। वो बहुत परेशान था, लेकिन ल्यूएन उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगा। उसने कहा, इसी का नतीजा होता है जब तुम असली मास्टर से भिड़ते हो। निक्की रुकी और फिर से दाव लगाया, इस बार $2,000,000 का। अब बात थोड़ी अलग थी। निक्की ने चुनौती दी कि ल्यूएन दूरबीन से कोई भी खिलाड़ी चुन सकता है, और अगर निक्की ने सही पहचाना, खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही से बताओ, जीत उसी की होगी। ल्यूएन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, ये तो जैसे दिमाग पढ़ना हो। ऐसा लग रहा था कि निक्की खुद को फेल होने के लिए तैयार कर रहा है। ल्यूएन को शक होने लगा कि शायद निक्की धोखा दे रहा है। शक दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से से निक्की की तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, इतने सारे लोगों में से मेरा सही नंबर बताने की क्या संभावना है? सही जर्सी नंबर क्या है? ये कहते हुए वो जाने लगी, लेकिन ल्यूएन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने कहा कि बस मैदान के चारों तरफ देखो और जो नंबर तुम्हें अपना लगे वही कह दो। ल्यूएन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी को चुना। फिर जेस ने दूरबीन लेकर पूरे मैदान को देखा। हर जगह जर्सी नंबर नजर आ रहे थे। वो कैसे पहचान सकती थी? तभी उसकी नजर एक पहचानने वाले चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आ गई। उसने कहा कि उसे वो नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे।
उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहन रहा था। जेस को समझ आ गया कि ये सब निकी की योजना का हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वही सही जवाब था। ल्यूआन हैरान रह गया। जेस भी सोचने लगा कि निकी को कैसे पता था कि ल्यूआन वो नंबर चुनेगा, लेकिन उस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पहले ही दाव जीत चुके थे। दोनों ने मिलकर $1 मिलियन की कमाई की और सारी खोई हुई रकम वापस पा ली। वे 2 बड़े-बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल गए। कार में निकी ने जेस से कहा कि ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे काफी समय से ल्यूआन को ट्रैक कर रहे थे। ल्यूआन अपनी खराब जुआ खेलने की आदतों के लिए उच्च समाज में जाना जाता था। वो उसके सामने रखे गए किसी भी दाव पर तुरंत कूद पड़ता था। निकी की टीम ने पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही ल्यूआन होटल के कमरे से बाहर निकला, नंबर 55 उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया गया। नंबर 55 सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर लिखा था। वही नंबर सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स पर भी दिख रहा था। स्टेडियम में उन्होंने उसे सिर्फ नंबर नहीं सुनाया, बल्कि सुनाया भी था। मैच देखने आते वक्त ल्यूआन की कार में एक गाना बज रहा था, जिसमें बार बार नंबर 55 दोहराया जा रहा था। उस गाने में नंबर 55 कुल 124 बार कहा गया था, जो ल्यूआन का ध्यान उस नंबर की तरफ खींचता रहा। उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे उसकी याददाश्त में एक तस्वीर बन गई। इसलिए जब ल्यूआन दूरबीन से देख रहा था, तो उसका दिमाग अपने आप नंबर 55 की तरफ चला गया। और जैसे ही जेस ने फरहाद को देखा, उसने तुरंत 55 कहा। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए पूरे गेम के दौरान उसके हाव भाव नेचुरल रहेंगे। इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निकी से पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। बस कुछ ही दिन पहले निकी एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। उसके पास जेस बैठी थी और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस उसके पास बैठी थी, कोई ऐसा जिसे वो हाल ही में मिला था। साफ था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन वहां उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने आराम से कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो मारो। बंदूक वाले आदमी ने निकी की प्रतिक्रिया देखी और जल्दी ही समझ गया कि ये आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा होशियार, और उसकी ये सोच बिल्कुल सही निकली। निकी एक मास्टर ठग था जो बड़े माहिर अंदाज में छोटे मोटे चोरी करता था। जेस ने निकी को धोखे से उस कमरे में लाया था, लेकिन निकी में उसने एक खास प्रतिभा देखी थी। उस वक्त जेस को कुछ भी समझ नहीं आ पाई थी। जब वो आदमी बंदूक चलाने ही वाला था, तो निकी ने जेस से कहा, तुम में एक खास ताकत है, अगर तुम इस चतुराई को निखार लो तो आराम से जिंदगी गुजार सकती हो। निक्की ने कहा, ये हमारा पारिवारिक धंधा है। मेरे पिता, उनके पिता सब धोखेबाज थे। हम खून से ही फरेबी हैं। हर चाल, हर तरकीब हमारे लिए एक खेल है। बिना समय गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक्की मान गया। चलते चलते उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और जेस को पता भी नहीं चला। जब तक उसने समझा, बाहर निकलते ही उसकी घड़ी भी गायब थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में डाली थी, तब निकी पहले ही उसका वॉलेट ले चुका था। ये सारे झांसे के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस इतना ही चाहिए इस काम के लिए। फिर निकी ने उससे विदा ली और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने निकी को न्यू ऑर्लियंस में पाया, जहां उसने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उनकी मुलाकात असल में एक टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि जेस उसकी टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। जब जेस ने हाँ कर दी, उसने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मेले में भेजा। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वो हाथ में नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगी। जब वो लोगों का ध्यान भटका रही थी, तब उसका पार्टनर चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरे का लेंस चुरा लिया। फिर एक और टीम मेंबर जानबूझकर एक आदमी से टकरा गया और जेस ने उसका वॉलेट छीन लिया। अब जेस चोरी करने में थोड़ी आत्मविश्वासी होने लगी। उसने चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करके एक औरत का वॉलेट उसके बैग से निकाल लिया। सब कुछ इतना बढ़िया चला कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। उन पर शक हुआ। निकी एक बिल्डिंग की छत से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम को कहा कि जेस को अकेला छोड़ दो। अब उसकी बारी थी अकेले काम करने की। जेस ने एक के बाद एक महंगे सामान चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निकी की नजर में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम दिया। इस बार एक हाईटेक धोखा। खास चश्मों की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और आसानी से उन्हें हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चोरी किया गया कार्ड चुपके से एक टीम मेंबर को भेज दिया जाता था, जहाँ डिवाइस डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड वापस मालिक के जेब में डाल दिया जाता था। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और धोखा था नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपके से उनका पिन सेव कर लेता। फरहाद बाद में मशीन उठा लेता और सारी जानकारी चुरा लेता। चोरी किए गए सारे क्रेडिट कार्ड अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते थे। इनके जरिए महंगे लग्जरी सामान खरीदे जाते थे और आखिर में उनका डेटा काला बाजार में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक सुंदर
सुंदर हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सारे सामान बेचना ही था, कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखनी। जेस पहली बार इतनी बड़ी ठगी देख रही थी। चोरी के सामान के ढेर के बीच खड़े होने का एहसास बिल्कुल असली नहीं लग रहा था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम एक्टिंग करना था। अचानक फरहाद बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करो प्लीज। ये एक ऐसा ध्यान भटकाने वाला तरीका था जिसे टीम के बाकी लोग अमीर लोगों से चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते थे। काम खत्म होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर भाग गई। पूरा प्लान इतना बढ़िया था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निकी ने यकीन दिलाया। सबको बताया गया कि उनका पैसा कुछ ही दिनों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने मेंबर्स जानते थे कि निक्की के पास अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की ने जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया कि कैसे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमाए जा सकते हैं। इस वक्त तक जेस निक्की के प्यार में पड़ने लगी थी। उसे लगा कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसलिए वो उसे ये सब दिखा रहा था। लेकिन निक्की ने उसे ग्रुप में सिर्फ अपने फायदे के लिए शामिल किया था। सब कुछ खत्म होने के बाद निक्की ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस उसकी तरफ आंसुओं से भरी नजरों से देख रही थी। उसका दिल टूटा था क्योंकि वो निक्की से प्यार करने लगी थी। साथ ही उसे $80,000 बहुत कम लग रहे थे क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस अब उसके असली रंग देख चुकी थी। करीब 3 साल बाद एक रेस कार सर्विस स्टेशन पर आती है और हम देखते हैं निक्की फिर से। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। दोपहर के खाने के दौरान उसकी मुलाकात जॉर्ज से हुई, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिदम बनाया था जिसका नाम EXR था, लेकिन वो इसे और बेहतर बनाना चाहता था ताकि जीतने के मौके बढ़ जाएं। इसलिए उसने निक्की को काम पर रखा। प्लान सिंपल था। निक्की खुद को उनकी चीफ इंजीनियर दिखाएगा, फिर जॉर्ज और निक्की के बीच एक नाटक की झगड़ा रचा जाएगा ताकि दूसरी टीमें उनकी चाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की दूसरी टीम को EXR का नकली वर्जन बेच दो, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम इस्तेमाल करेगी और आसानी से जीत जाएगी। इस डील के तहत निक्की को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो भी पैसे कमाएगा वो भी उसका होगा। निक्की को ये काम मजाक जैसा लगा। उसने सोचा कि ऐसा झांसा तो वो आराम से आंख मूंद कर भी दे सकता है। लेकिन जॉर्ज का नौकर उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसने सीधे निक्की को धमकी दी, अगर तूने कुछ गलत किया तो तुझे सीने में गोली मार दूंगा। निक्की टक्सीडो पहनकर उस शाम पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ा। निक्की और जॉर्ज की योजना थी कि वे भीड़ के सामने एक झूठी लड़ाई दिखाएंगे। लेकिन जब जेस लाल ड्रेस में सीढ़ियां उतरते हुए आई तो उनकी योजना पूरी तरह फेल हो गई। वो सीधे जॉर्ज को गले लगाने चली गई। ये देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, वो भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को हायर किया था। जेस ने शांति से निक्की के पास आकर कहा कि वो अब धोखेबाज नहीं था और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था उसका अब कोई मतलब नहीं था। उसने ये भी कहा कि जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था और वैसे ही रहना बेहतर होगा। ये सुनकर निक्की बहुत गुस्सा हो गया। उसने एक ग्लास वोडका उठाया और एक ही बार में पी गया। पहले तो उसने गुस्सा दिखाने का नाटक करने की सोची थी, लेकिन अब वो सच में गुस्से में था। जॉर्ज के साथ सबके सामने हुई लड़ाई अब सिर्फ ड्रामा नहीं रह गई थी, ये असली थी। उनकी लड़ाई ने प्रतियोगी रेसिंग वालों का ध्यान खींच लिया। टीम बिल्कुल प्लान के मुताबिक। जल्दी ही सिक्योरिटी आई और निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके हाथ में अब विरोधी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ। इसकी कीमत €3 मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने तुरंत सिस्टम को ट्रैक पर टेस्ट किया और जब उसने रिजल्ट देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में दिया जाएगा। इसी बीच जेस रास्ते में फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस से कहा कि निक्की को 3 साल पहले जाना जरूरी था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। फरहाद ने ये भी कहा कि निक्की अभी भी उससे प्यार करती है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो जेस को पहले पसंद आया था। असली हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेस का दिल उसे देखकर पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो अभी भी उससे कुछ महसूस करती थी। खैर,
उस दिन सौदा पक्का हुआ। निक्की वहां पहुंचा और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक ताकतवर आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो वाला एक केस दिया। लेकिन निक्की की आदत ऐसी थी कि वो कभी बिना रिस्क लिए काम नहीं करता था। उसने चुपके से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया था। हर हाथ मिलाने पर उसे और यूरो मिले। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों दिए। रेस शुरू होने तक किसी को भी पता नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल एक जैसा EXR सिस्टम बेचा गया था। उस रात भागने की बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया, कहा कि अगर वो समय पर आ गई तो वे साथ में भाग सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने हिम्मत हारकर जाने का मन बनाया तभी जेस सामने आ गई। लेकिन भागना अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी वक्त वो ताकतवर आदमी निक्की के सामने आ खड़ा हुआ जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से उसे 3 मिलियन यूरो दिए थे। असल में वो जॉर्ज का आदमी था। उसे सच पता चल गया था कि निक्की ने नकली सॉफ्टवेयर की जगह असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 1 मिलियन यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने अपनी पूरी रेसिंग गियर पहन ली और जानबूझकर निक्की की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक हादसे के बाद निक्की और जेस दोनों पकड़े गए। उन्हें बंधक बनाया गया और सारी चोरी की हुई नकदी जॉर्ज के सामने रख दी गई। जॉर्ज बहुत गुस्से में था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सबसे बुरी बात ये थी कि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक्की कुछ नहीं बोली तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे उसकी सांस बंद हो गई। ये देखकर निक्की टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, बताया कि कैसे उसने जेस का फिर से दिल जीत लिया, उसके पुराने प्यार को फिर से जगाकर। उसने कहा कि उसने उसे वही नेकलेस दिया था जो जेस को पहले पसंद था, लेकिन इस बार इसमें एक खास चिप लगी थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला वो चिप उसका पासवर्ड चुरा गई और डेटा कॉपी कर लिया। जेस ये सुनकर टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें ये कहानी अच्छी लगी पर वो एक भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। फिर जॉर्ज ने कहा कि जेस कभी असल में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी। जेस ने खुद माना कि वो सिर्फ जॉर्ज से प्यार का ढोंग कर रही थी ताकि उसका कीमती घड़ी का कलेक्शन चुरा सके। निक्की हैरान रह गई, यानी जेस ने सिर्फ निक्की को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार दिखाया। अब दोनों पकड़े गए थे। जॉर्ज ने बटलर की तरफ देखा और पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की मुंह खोलने लगी, बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधे निक्की के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। बोला, बटलर ने कहा, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मर्डर में फंस गया तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जॉर्ज ने झट से बटलर को निकाल दिया और गोदाम से भाग गया। जेस बेहोश होकर रो रही थी, पर बटलर शांतिपूर्वक बोला, फिक्र मत करो, मैं असल में निक्की का आदमी हूँ। सच तो यह है कि बटलर निक्की का ही पिता था। उसने गोली बहुत सोच समझकर सिर्फ दिल के पास मारी थी, सीधे दिल में नहीं। उसने घाव को टेप से सील किया, सुई की मदद से निकाले हुए खून को बाहर निकाला और निक्की के सीने में हवा का दबाव संतुलित किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा था। ये एक पागलपने वाली योजना थी, लेकिन काम कर गई। उनके पीछे एक बड़ा ढेर पैसे पड़ा था। तीनों गोदाम से बाहर निकल आए। निक्की असल में अनाथ था और उसे ये आदमी पालकर बड़ा कर रहा था। वही था जिसने निक्की को सारे काम के गुर सिखाए थे। उनकी एक ही बात थी, कभी भी दिल से काम मत करना। लेकिन अब निक्की सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर दोनों को सड़क के किनारे छोड़ गया और सारे पैसे अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अस्पताल जाते वक्त उसने कुछ चमकता हुआ देखा, जेस का हाथ। वो जॉर्ज की $2 लाख की घड़ी थी। निक्की ने उसे देखा, जेस ने उसकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए। ऐसे चालाकी और जादूगरी से वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।